आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश देशवासियों से साझा किया। उन्होंने कहा कि आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ ज्ञान है वहीं पूर्णता है। पीएम मोदी ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का सूत्र हमें बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, यह आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी बताया। पीएम मोदी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा और धम्मचक्र दिवस कार्यक्रम में अपना संदेश साझा किया है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस कार्यक्रम में मेरा मानना है कि बौद्ध धर्म की अपील औपचारिक रूप से लगभग 55 करोड़ अनुयायियों से अधिक लोगों तक जाती है। अन्य धर्मों के लोग और यहाँ तक कि संशयवादी और नास्तिक भी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की यह सार्वभौमिक और आश्वस्त अपील समय और स्थान पर मानव द्वारा सामना की जाने वाली मूलभूत समस्याओं की तार्किक, तर्कसंगत और सरल उत्तर की वजह से है। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिला दिया है। चानू ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाने वाली पहली भारतीय एथलीट है। उन्होंने 49 किलोग्राम भार में ये पदक जीता है। इस वर्ग में चीन की हो जहुई ने गोल्ड और इंडोनेशिया की विंडी असाह ने ब्रांज मेडल जीता। चानू ने कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कहर के बीच राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। बारिश से बने हालात और भूस्खलन की वजह से राज्य में 129 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच पुणे मंडल में 84,452 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया उनमें 40,000 से ज्यादा कोल्हापुर जिले से है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर ये कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। बता दें कि मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। मनमोहन सिंह ने कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों नई नौकरियां जिनका सृजन हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने शुक्रवार को कहा कि जिन इलाकों में कोविड पॉजिटिविटी रेट कम है वहां स्कूल फिर खोले जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कम संक्रमण वाले इलाकों की उचित निगरानी के साथ चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं। पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं राज्यसभा सदस्य बृजलाल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती पहले दलितों को मूर्ख बना चुकी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब ब्राह्मणों को गुमराह करने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि बहन जी की पोल खुल गई है, अब वे किसी भी जाति को गुमराह नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि बहन जी को उनकी पार्टी के सभी प्रभावशाली नेता छोड़कर चले गए हैं। बहुजन समाज पार्टी में टिकट की खुली नीलामी की जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि यह हर हाल में होना ही चाहिए। सीएम नीतीश ने कहा कि 2019 के फरवरी और 2020 के फरवरी में विधानसभा से ये सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि जनगणना जाति आधारित हो। एक बार जाति आधार पर जनगणना जरूर होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि SC ST के अलावा गरीब गुरबा तबके के जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है, उनको इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बताया गया कि नहीं हो सकता तो हमने फिर आग्रह किया है जातीय जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने का अंतिम अवसर 2022 है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की जन प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की जनता का 4 वर्ष से अधिक समय बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चालों से सावधान रहना है। भारतीय जनता पार्टी राग द्वेष से सरकार चला रही है और विधानसभा चुनाव आने तक भाजपा कई रंग दिखाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा से सक्रिय रहे और राज्य में 350 सीट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रात दिन काम करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने
राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि प्रदेश के लगभग 13% ब्राह्मण तथा करीब 23% दलित एक साथ आ जाए और अन्य समुदाय का भी समर्थन मिल जाए तो राज्य में अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी की ही बनेगी। अयोध्या के एक रिसोर्ट में बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि 2007 में सभी समुदाय के लोगों ने, खासकर दलित व ब्राह्मण समुदाय ने भाईचारा बनाकर पार्टी को भारी समर्थन दिया था और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने BS येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों के बीच कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जाति समुदाय के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती दी है। सिद्धरामैया ने कहा कि नलिन कुमार कटिल भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष, इन्होंने उन्हें चुनौती देते हुए कहा था कि सिद्धरामैया किसी दलित को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से अनुसूचित जाति के 4 नेता अतीत में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान और दामोदरम संजीवैया आंध्र प्रदेश शामिल हैं। मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। निजीकरण के इस दौर में इंडियन रेलवे भी शामिल है। इंडियन रेलवे ने प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर बोली का आमंत्रण किया है। रेलवे को 3 क्लस्टर मुंबई 2, दिल्ली 1 और दिल्ली 2 के लिए 7,200 करोड़ की बोली मिली है। प्राइवेट ट्रेनों के लिए रेलवे ने 12 क्लस्टर तैयार किए हैं, जिन पर 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान प्रोग्राम के लिए विकास इंजन के तीसरी लंबी अवधि के हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक आयोजित किया। बता दें कि गगनयान अंतरिक्ष भेजे जाने वाला भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। ये भारतीयों को एक भारतीय वाहन में अंतरिक्ष में ले जाने के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने मार्केट में अपना IPO लॉन्च कर जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है। लिस्टिंग के बाद कंपनी ने शेयर को जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये 53% प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुआ और 76 रुपये IPO प्राइस से शुरू होकर 115 रुपये तक पहुंचा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में ये 126 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी की बम्पर कमाई हुई, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू 98.732 करोड़ रुपये हुई है। कमाई के मामले में जोमेटो दिग्गज कंपनियों जैसे कि टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और कोल इंडिया से भी आगे निकल गया है। वियतनाम ने दक्षिणी मेकॉन्ग डेल्टा क्षेत्र से कोरोना वायरस के मामलों का प्रसार होने के मद्देनजर राजधानी हनोई में शनिवार से 15 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। शुक्रवार रात को जारी लॉकडाउन का आदेश सार्वजनिक स्थानों पर 2 लोगों से ज्यादा के जुटने पर प्रतिबंध लगाता है। केवल सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और जरूरी कारोबारों को खोलने की अनुमति दी गई है। इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में शहर में मामले बढ़ने के बाद सरकार ने सभी बाहरी गतिविधियां जिन पर रोक लगा दी और गैर जरूरी कारोबार को बंद करने का आदेश दिया था। अमेरिका ने कहा है कि वह नागरिक संगठनों, सत्ता के आलोचकों और पत्रकारों के खिलाफ न्यायतर तरीके से जासूसी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के विरुद्ध है। हालांकि अमेरिका ने यह स्पष्ट किया कि उसे भारत में चल रहे पेगासस विवाद के संबंध में कोई खास गहरी जानकारी नहीं है। भारत समेत कई देशों में नेताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की कथित जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से निजता से संबंधित मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ी है। टोक्यो ओलंपिक की टेबल टेनिस स्पर्धा में पदक जीतने की भारत की उम्मीदों पर शनिवार को पानी फिर गया, जब अचंत, शरद कमल और मनिका बत्रा मिश्रित युगल वर्ग के अंतिम 16 में हार गए। भारतीय जोड़ी को तीसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के लिन युनजू और चेंग आई चिंग ने 11-8, 11-6, 11-5 और 11-4 से हराया। पहले 2 गेम में 5-1 और 5-3 से बढ़त बनाने के बाद भारतीय जोड़ी की लय कायम नहीं रख सकी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक की तीरंदाजी टीम स्पर्धा में शानदार शुरुआत की, जब दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने चीनी ताइपे को हराकर मिश्रित युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ खेल रहे जाधव और दीपिका ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने लिन चिया एन और तांग चिन चुन के खिलाफ ये मुकाबला 5-3 से जीता। अब उनका सामना दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। निर्णायक क्षणों में गोलकीपर PR श्रीजेश के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद
वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया है। न्यूजीलैंड के लिए पहला गोल छठे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ केन रसेल ने दागा। रुपिंदर पाल सिंह ने 10वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करके भारत को बराबरी दिलाई। हरमनप्रीत सिंह ने 26वें और 33वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किए, जबकि न्यूजीलैंड के लिए 43वें मिनट पर स्टीफन जेनिस ने दूसरा गोल दागा। उड़ान और चिंटू का बर्थडे जैसी फिल्में बनाने वाले देवांश कुमार 14 फेरे नामक फिल्म लेकर आए हैं, जो दर्शकों को गुदगुदाने के साथ साथ एक सीख भी देती है। फिल्म में विक्रांत मैसी और कृति खरबंदा मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्म G5 पर रिलीज होगी। फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल की है जो जीवन भर साथ तो रहना चाहता है, लेकिन अलग अलग जाति से होने के कारण अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता। बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना की नई फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक आज OTT पर रिलीज हो गई है। ये खास फिल्म साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुई आतंकी हमले पर आधारित है। इसे G5 पर देखा जा सकता है।